फ्रेंड्स, मैं अनामिका सिंह स्वागत करती हूं आप सबका आपके यूट्यूब चैनल नॉलेज कॉर्नर में। फ्रेंड्स, अगर आप बीपीएससी टीआरई 4.0 की तैयारी कर रहे हैं और अगर आप बॉटनी सब्जेक्ट से पीजीटी करने जा रहे हैं या फिर 6 to 8 या फिर टीजीटी आप साइंस से अप्लाई कर रहे हैं या फिर 6 to 8 आप साइंस से देने वाले हैं, तो ये क्लास आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आज बॉटनी जो हम पहली क्लास स्टार्ट कर रहे हैं, मिसलिनियस क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे कि बॉटनी के अलग अलग टॉपिक से किस किस प्रकार से क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं। कल से हम टॉपिक वाइज जैसे वायरस, बैक्टीरिया, फंगी, यहाँ से टॉपिक वाइज क्वेश्चन लेकर चलेंगे। आज जो हमारा पहला टॉपिक है, पहली क्लास है बीपीएससी टीआरई एग्जाम के लिए, हम मिसलिनियस से स्टार्ट कर रहे हैं। इसके साथ साथ ये क्लास आपका टीजीटी, पीजीटी, एलटी ग्रेड, जीआईसी, डाइट जैसे सभी एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल हो सकता है। उसके पीवाईक्यू हम लोग कवर करेंगे। अगर आप सिलेक्शन चाहते हैं तो आज के सेशन को बिल्कुल भी मिस मत करिएगा। तो स्टार्ट करते हैं हम आज का अपना सफर। पहला जो आज हम पहला क्लास स्टार्ट कर रहे हैं मिसलिनियस से बॉटनी में, उसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो किसी ना किसी एग्जाम में पूछे गए हैं, आज उनको हम देखेंगे। उसके बाद हम कल से टॉपिक वाइज यानी कि जैसे वायरस, बैक्टीरिया, फंगी, इन सबको टॉपिक वाइज कंसीडर करते हुए चलेंगे। पहला क्वेश्चन है, ऑस्मोसिस पोटेंशियल ऑफ अ सॉल्यूशन इज ऑलवेज, यानी विलयन का परासरणी विभव होता है। विलयन का परासरणी जो विभव है यानी पोटेंशियल, ऑस्मोटिक पोटेंशियल है, वो कैसा होता है? जीरो होता है, निगेटिव होता है, पॉजिटिव होता है या फिर वेरिएबल होता है। अगर आप हिंदी और इंग्लिश दोनों में पढ़ना चाहते हैं, दोनों में कंफर्ट है, तो हम आपको सेशन हिंदी और इंग्लिश दोनों में प्रोवाइड करवाएंगे। बस आप हमारे साथ जुड़े रहिएगा। लास्ट में एक कमेंट के माध्यम से जरूर बताइएगा कि आपको हमारा ये नया एफर्ट कैसा लगा। क्वेश्चन पूछा जा रहा है, विलयन का परासरणी विभव सदा होता है जीरो, ऋणात्मक, धनात्मक या परिवर्तनशील। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा आपका, आप यहाँ पे देख सकते हैं ऑप्शन बी, यानी कि ऋणात्मक होता है। विलयन का परासरणी विभव कैसा होता है? निगेटिव होता है, ऋणात्मक होता है। ठीक है, यह विलयन में विलय कण शुद्ध विलायक की तुलना में विलायक के अणुओं को विस्थापित करते हैं। विलयन कणों की संख्या सीधे ऑस्मोटिक क्षमता के परिणाम को निर्धारित करते हैं। इसका संकेत हमेशा निगेटिव होता है यानी कि नकारात्मक होता है। विलयन सांद्रता जितना अधिक होगा, ऑस्मोटिक क्षमता का मूल्य उतना ही अधिक नकारात्मक यानी कि निगेटिव होता चला जाएगा। अगर पूछा जाए शुद्ध विलयन का परासरण विभव, तो शुद्ध विलयन का जो परासरण विभव होता है वो हमेशा जीरो देखने को मिलता है। शुद्ध विलयन का कितना होता है? जीरो देखने को मिलता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा, समूह 1 को समूह 2 से मिलाना है ग्रुप 1 और ग्रुप 2 में। ठीक है, पहले में दिया व्हीट, दूसरे में दिया है अश्वगंधा, ग्राउंड नट और राइस। यानी कि यहाँ पे आपको इसके साइंटिफिक नाम, वैज्ञानिक नाम जो है, बॉटनिकल नेम पूछे गए हैं। ये बॉटनी का क्वेश्चन है तो इसको बॉटनिकल नेम कहा जाता है। गेहूं का बॉटनिकल नेम क्या है? अश्वगंधा का क्या है? मूंगफली का क्या है? और राइस का क्या है? अगर आपको इनमें से किसी का बॉटनिकल नेम नहीं पता है तो ऐसे क्वेश्चन को हम एलिमिनेशन के माध्यम से भी कर सकते हैं। कैसे? जैसे कि आपको दिया है कि गेहूं का बॉटनिकल नेम क्या है, तो हम सभी को पता है कि गेहूं का जो बॉटनिकल नेम होता है वो होता है टिट्रिकम वल्गेयर। क्या होता है गेहूं का? टिट्रिकम वल्गेयर। यानी एक को आप मिला देंगे 4 से, एक को किससे मिला देंगे? 4 से। उसके बाद आपका दिया है अश्वगंधा। अश्वगंधा का बॉटनिकल नेम क्या होता है? तो अश्वगंधा का बॉटनिकल नेम होता है बिथनिया सोमनीफेरा। क्या होता है? बिथनिया सोमनीफेरा। उसके बाद आपका दिया है ग्राउंड नट यानी कि मूंगफली। मूंगफली का क्या होता है? तो अरेकिस हाइपोजिया। क्या होता है? अरेकिस हाइपोजिया यानी कि थर्ड। और उसके बाद राइस यानी कि चावल का क्या दिया है? तो ओराइजा सटाइवा, ये चावल का साइंटिफिक नेम होता है। 1 का 4 आपको किस ऑप्शन में दिख रहा है? ऑप्शन एलिमिनेशन के माध्यम से अगर आप जाएंगे तो भी आप देखेंगे कि 1 का 4 केवल ऑप्शन 1 में आपको दिख रहा है, वो है ऑप्शन डी। तो ऑप्शन डी आपका सही जवाब हो जाएगा। यानी कि गेहूं का टिट्रिकम वल्गेयर, अश्वगंधा का बिथनिया सोमनीफेरा, मूंगफली का अरेकिस हाइपोजिया और चावल का ओराइजा सटाइवा, ये साइंटिफिक नेम या फिर आप बॉटनिकल नेम कह सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सबसे छोटा पुष्प है। दिए गए ऑप्शन में से आपको सबसे छोटा पुष्प बताना है। ये एनवीएस टीजीटी 2021 में आया हुआ क्वेश्चन है। ऑप्शन है वुल्फिया, गुलाब यानी कि रोज, लोटस यानी कि कमल या फिर रफलेसिया। सबसे छोटा पुष्प इनमें से कौन सा है? स्मॉलेस्ट फ्लावर कौन सा है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए
बुल्फिया। बुल्फिया सबसे छोटा फ्लावर होता है। वहीं पे अगर आपसे सबसे बड़ा पुष्प पूछ लिया जाए तो रफलेशिया जो होता है ये सबसे बड़ा पुष्प होता है। यहाँ पे इसका सही जवाब ऑप्शन ए हो जाएगा। बुल्फिया नाम का यह फूल विश्व का सबसे छोटा पुष्प है। यह इतना सूक्ष्म होता है कि इसे माइक्रोस्कोप से देखने की आवश्यकता पड़ती है। ठीक है, अगर पूछा जाए ये पौधा पाया कहाँ जाता है, ये पौधा ऑलवेज वाटर में यानी कि जल में देखने को मिलता है। इसमें एक फूल का वजन आप कहें कि अगर इसके मतलब छोटेपन की इसमें इसके स्मॉलेस्ट की अगर हम अंदाजा लगाएं तो आप नमक के 2 कण, केवल नमक के 2 कण अगर आप ले लेंगे तो इस फूल का वेट उतना ही होता है। ठीक है, इसमें कोई जड़, डाली, पत्ता ये सब नहीं पाया जाता है। ये शांत और साफ जल में पाया जाता है यानी फ्रेश वाटर में पाया जाता है। इसे आमतौर पर यानी कि कॉमन भाषा में इसे वाटर मील या डकवीड के नाम से भी जाना जाता है। ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है कि वाटर मील और डकवीड के नाम से किसे जाना जाता है, तो बुल्फिया को वाटर मील या फिर डकवीड के नाम से जाना जाता है। अगर पूछा जाए ये पाया कहाँ जाता है तो ये ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप के अलावा अमेरिका के कुछ हिस्सों में पाया जाता है। ये किस फैमिली का है, तो ये अरेसी फैमिली का है और ये एक बीजपत्रीय होता है। इसका वैज्ञानिक नाम क्या है, तो वाल्फिया ग्लोबोसा इसका वैज्ञानिक नाम है और इसे वाटर मील या फिर डकवीड के नाम से भी जानते हैं। ओके, अगर वीडियो अच्छा लग रहा हो तो प्लीज आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर क्लिक कर लें जिससे सारे वीडियो आपको इसी तरह से अवेलेबल हो जाएं। लाइव क्लास के माध्यम से आपको जो वीडियो प्रोवाइड करवाया जा रहा है ये एफर्ट कैसा लग रहा है ये भी आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगला क्वेश्चन है स्ट्रिगा एसियाटिका पौधा है यानी स्टारिगा एसियाटिका प्लांट इज क्या है, टोटल रूट पैरासाइट, टोटल स्टेम पैरासाइट, पैरासाइट पार्शियल रूट पैरासाइट या फिर पार्शियल स्टेम पैरासाइट। पार्शियल मतलब थोड़ा सा यानी कि कुछ, मतलब जैसे भोजन के लिए डिपेंड है, श्वसन के लिए नहीं, या फिर आवाज के लिए डिपेंड है, भोजन के लिए नहीं, उसको पार्शियल कहा जाता है। और जो कंप्लीटली आवाज भी वहीं से ले रहा है, श्वसन भी वहीं से कर रहा है, फूड भी वहीं से ले रहा है, वो टोटल पैरासाइट होता है। ठीक है, तो पूछा है स्ट्रिगा एसियाटिका कैसा पौधा है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी। ऑप्शन सी यानी कि पार्शियल रूट पैरासाइट होता है। कैसा है ये, पार्शियल रूट पैरासाइट है। एक मिनट, ऑप्शन सी, अरे यार क्या हो रहा है, एक मिनट, हाँ ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा, पार्शियल रूट पैरासाइट है। ठीक है, स्ट्राइगा एसिटिका एक आंशिक जड़ परजीवी है यानी कि पार्शियल रूट पैरासाइट है। इसे व्हाइट बीड या रेड व्हाइट बीड के नाम से भी जाना जाता है। यह ओरोवंदेसी कुल का पौधा है या मक्का, धान, गई व गन्ने का आंशिक जड़ परजीवी होता है। यानी कि ये किसके ऊपर पैरासाइट होता है, तो ये मक्का पे होता है, धान पे होता है, गई पे होता है, गन्ने पे होता है। ठीक है, अगर पूछा जाए आपसे टोटल रूट पैरासाइट पौधा कौन सा है, तो ओरोवेरेरी रेफ्लिशिया। रेफ्लिशिया जो है ये सबसे बड़ा फ्लावर होता है और ये टोटल जड़ पैरासाइट होता है। अगर कंप्लीटली स्टेम पैरासाइट पूछ लिया जाए तो आप लोगों ने अमरवेल का नाम सुना होगा जिसे साइंटिफिक भाषा में कस्कुटा कहा जाता है। ये टोटल जड़ पैरासाइट यानी रूट पैरासाइट होता है। उसके अलावा पार्शियल स्टेम पैरासाइट तो बिस्कम लोरेंथस ये पार्शियल स्टेम पैरासाइट है और पार्शियल रूट पैरासाइट स्ट्राइगा एसियाटिका होता है। ओके, इसका सही जवाब ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा पौधा पूर्ण रूपे जड़ विहीन होता है, यानी कि टोटल उसमें रूट मतलब पाया ही नहीं जाता है, रूट जो है वो होता ही नहीं है। ऑप्शन दिया है आपके सामने सीरेटोफिलम, एजोला, हाइड्रिला या फिर सेजिटेरिया। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए। ये जीडीसी में आया हुआ क्वेश्चन है, ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा सीरेटोफिलम। सीरेटोफिलम ये पूरी तरह से जड़विहीन पौधा होता है या सीरेटोफिलेसी फैमिली से होता है। इसे सामान्य रूप से कुंटेल्स भी कहा जाता है। इसकी लंबाई 1 से 3 मीटर होती है और इसमें जड़ जो होता है, रूट जो होता है, वो नहीं पाया जाता है। तो ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा पौधा पूर्ण रूपे जड़ रहित होता है। फिर से वही पूछ लिया कि जड़ रहित कौन सा होता है जिसमें रूट नहीं पाया जाता है, तो हम लोगों ने अभी देखा सीरेटोफिलम। सीरेटोफिलम जो है ये पूर्ण रूप से जड़ रहित होता है, ऑप्शन सी इसका सही जवाब। नेक्स्ट निम्नलिखित में से कौन सा एक कीटभक्षी पौधा है, यानी जो कीटों को खाता है, मोनोट्रोपा, ड्रोसेरा, कस्कुटा या ओरोवैंकी। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो ऑप्शन बी हो जाएगा, ड्रोसेरा। ड्रोसेरा जो है ये कीटों को खाता है, ये कीटभक्षी पौधा होता है। आपको कीटभक्षी पौधे के बारे में एक इंपॉर्टेंट चीज बता देते हैं कि जो कीटभक्षी पौधे होते हैं वो अपना प्रकाश संश्लेषण स्वयं करते हैं। इस बात को आप ध्यान दीजिएगा, कभी कभी आपको जब आपसे पिरामिड पूछा जाता है तो वहां पे पूछ लिया जाता है कि कीटभक्षी पौधों को हम ऑटोट्रॉप में रखेंगे, प्रोड्यूसर में रखेंगे या हेटेरोट्रॉप में रखेंगे।
तो कीटभक्षी पौधे भी हमेशा प्रोड्यूसर होते हैं, वो प्रकाश संश्लेषण स्वयं करते हैं, अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। कीटभक्षी पौधे वो क्यों, मतलब कीटों पे क्यों डिपेंड होते हैं, तो उनके शरीर में नाइट्रोजन की कमी देखने को मिलती है। उसी नाइट्रोजन को पूरा करने के लिए वो कीटों का भक्षण करते हैं, कीटों को खाते हैं और अपने शरीर में नाइट्रोजन की मात्रा को कंप्लीट करते हैं। तो कीटभक्षी पौधे कैसे होते हैं, क्या करते हैं, तो वो कीटों को क्यों खाते हैं, नाइट्रोजन की कमी को पूरा करने के लिए। बाकी वो ऑटोट्रॉप होते हैं, यानी कि अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, स्वपोषी होते हैं, ठीक है। अगर बात करें कीटभक्षी पौधे कौन कौन से होते हैं, तो एक तो हम लोगों ने ड्रोसेरा को देख लिया, इसके अलावा नेपेंथिस जिसे पिक्चर प्लांट या घटपल्ली कहा जाता है, इसके अलावा यूट्रिकुलेरिया, ये जिसे ब्लैडर वार्ड के नाम से जाना जाता है, ये सभी कीटभक्षी पौधे होते हैं, ठीक है। ड्रोसेरा को सनड्यू के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। आपके सामने 4 ऑप्शन दिए हैं और पूछा इनमें से कौन सा सही है। पहला दिया है आर्किटा के दर्शन रोम ग्रंथहीन ट्राइकोम होते हैं। दूसरा है अशम कोशिका रंध्र पापा वैरेशी कुल के सदस्यों में पाया जाता है। तीसरा है एकीरंथस के तने में माध्यांश संवहन फूल पाए जाते हैं। और चौथा दिया है दारू में वाहिकाएं वसंत दारू से अत्यधिक विस्तृत तथा अपेक्षाकृत पितली भित्ति की होती हैं। पूछा जा रहा है इसमें से कौन सा सही है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी। ऑप्शन सी यानी कि मेडुलरी वेसिकुलर बंडल आर फाउंड इन एरियंकस, ठीक है। ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। एरियंकस के तने के मध्यांश संवहन पुल पाए जाते हैं, यानी मेडुलरी वेस्कुलर बंडल पाए जाते हैं। ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। ये कैम्बियम के द्वारा होता है। इसके अंदर की तरफ द्वितीयक जाइलम तथा बाहर की तरफ द्वितीयक फ्लोएम यानी सेकेंडरी फ्लोएम देखने को मिलता है। जब कैम्बियम में असामान्य वृद्धि होती है तो यह असामान्य द्वितीयक वृद्धि को प्रतिपादित करता है तथा विभिन्न संवहन ऊतक का निर्माण करता है, जिसमें मुख्य है मध्यांश संवहन पुल जो एरिकैंथस में देखने को मिलता है। तो ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है बॉटनिकल नेम ऑफ ग्राउंड नट। ग्राउंड नट यानी कि मूंगफली का वनस्पतिक नाम क्या है। 4 ऑप्शन आपके सामने दिए हैं। पहला है सिसेमम इंडिकम, इरुका सेटाइवा, रिसिनस कॉम्युनिस या फिर अरेकिस हाइपोजिया। जब हम लोग 4 ऑप्शन का जब सम्मिलित करने वाला क्वेश्चन देख रहे थे तो उसमें हम लोगों ने बॉटनिकल नेम ऑफ ग्राउंड नट का देखा था। अगर आपको याद हो तो इसका जवाब आप हम कमेंट बॉक्स में साथ ही साथ देते चलिए। इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी अरेकिस हाइपोजिया। ग्राउंड नट का वैज्ञानिक नाम क्या होता है, अरेकिस हाइपोजिया होता है। यह फबेसी फैमिली का है, या बीन परिवार से आता है यानी कि फलियों के परिवार से आता है, या वार्षिक शाकाहारी पौधा होता है। इसकी उच्च तेल सामग्री से इससे तेल उत्पादित किया जाता है, यानी इससे तेल भी निकाला जाता है, ठीक है। तो ऑप्शन डी इसका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन सा युग्म सही है, यानी कि 4 ऑप्शन आपके सामने दिए हैं। यहाँ से थोड़ा सा प्रिंट जो है वो थोड़ा सा ब्लर हो गया था। आपको बता दें ये तीनों आपको गलत वैसे भी गलत दिए हैं, आपको इनको पढ़ने की जरूरत नहीं है। इसमें जो सही था वो था ऑप्शन डी चाय। चाय जो है एपोसाइनेसी फैमिली से संबंधित है। आगे हम ध्यान देंगे कि आपको इस तरह से ब्लर पीडीएफ ना मिले। आज के लिए क्षमा प्रार्थी है, ठीक है। चाय जो है ये एपोसाइनेसी फैमिली से संबंधित नहीं है। बाकी 3 के 3 इसमें सही दिए थे, 3 के 3 आपको सही से दिख नहीं रहे थे। बात करें विथिनिया की तो ये सोलोनेसी फैमिली से है, कॉफी रूबिएसी फैमिली से है, और कॉटन किस फैमिली से आता है अगर आपको पता है तो कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइएगा कॉटन किस फैमिली से आता है। चलिए हम ही बता देते हैं, कॉटन जो है वो साल्वेरी फैमिली से आता है। यहाँ पे साल्वेरी लिखी हुई थी, आपका थोड़ा सा प्रिंटिंग जो है वो गड़बड़ हो गया है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है सामान्य ब्रेड व्हीट का वनस्पतिक नाम क्या है। बॉटनिकल नेम ऑफ कॉमन ब्रेड व्हीट। 4 ऑप्शन आपके सामने दिए हैं। टिट्रिकम टर्जिडम, टिट्रिकम एसिटिवम, टिट्रिकम मोनोकोकम या फिर उपयुक्त सभी। तो ये भी हम लोगों ने जब 4 ऑप्शन मिलान वाला क्वेश्चन पहला ही देखा था तो उसमें देखा था जो कॉमन व्हीट है उसका सामान्य नाम क्या होता है, टिट्रिकम एसिटिवम। ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। राजस्थान स्कूल टीचर में आया हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। थोड़ा सा मिसप्रिंट हो गया। आज के पीडीएफ के लिए हम आपसे दिल से क्षमा प्रार्थी हैं। आगे आपको ऐसी असुविधा देखने को नहीं मिलेगी, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगर पूछा जाए व्हीट किस फैमिली से है तो ये पोएसी फैमिली से। किस फैमिली से है, पोएसी फैमिली से है। अगला क्वेश्चन है लेमन घास का वनस्पतिक नाम क्या है। 1 मिनट यार क्या हो रहा है। हाँ, लेमन घास का वनस्पतिक नाम क्या है, यानी बॉटनिकल नेम ऑफ लेमन ग्रास क्या है। आपके सामने 4 ऑप्शन दिए हैं। इसमें जो सही है वो है ऑप्शन बी सिम्बोपोगॉन सिट्रीटस।
सिट्रेटस। ऑप्शन बी इसका सही जवाब, जो कि प्रिंट थोड़ा सा सही नहीं आ रहा है इसलिए हम आपको इसका आंसर खुद से ही बता दे रहे हैं। हम आगे ध्यान देंगे कि आपको कोई भी परेशानी ना हो, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है। आपको सामने 4 ऑप्शन दिए हैं। पोटेशियम आयन पंप, तरल मोज़ेक मॉडल, अर्ध पारगम झिल्ली के पार जल सम्मोहन और पादप कोशिका। इन चारों को आपको बताना है कौन सा सही नहीं है। पोटेशियम आयन दिया है कि पैसिव ट्रांसपोर्ट होता है, तो यही आपका सही नहीं है। क्यों? क्योंकि जो पोटेशियम आयन होता है, सोडियम आयन होता है, ये सब एक्टिव ट्रांसपोर्ट के अंतर्गत आता है, ना कि पैसिव ट्रांसपोर्ट के अंतर्गत, ठीक है। बात करें फ्लूइड मोज़ेक मॉडल की, ये सिंगर और निकलसन के द्वारा दिया गया था, ये बिल्कुल सही जवाब है। इसके अलावा मूवमेंट ऑफ वाटर एक्रॉस सेमी परमेबल मेम्ब्रेन, इसके बारे में, इसको क्या कहते हैं, जब एक सेमी परमेबल मेम्ब्रेन के द्वारा वाटर एक जगह से दूसरी जगह, मतलब इस तरफ से इस तरफ चला जाता है, तो इसको क्या कहते हैं, इसी को ऑस्मोसिस या फिर परासरण कहा जाता है। इसके अलावा प्लांट सेल चौथा दिया है, इसमें क्या प्लाज्मोडेस्माटा पाया जाता है, तो बिल्कुल सही बात है, प्लांट सेल में प्लाज्मोडेस्माटा पाया जाता है। इसका जो गलत हो जाएगा वो ऑप्शन ए हो जाएगा, और गलत होते हुए भी यही सही हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे पूछा है कौन सा सही नहीं है, ठीक है। ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, फल एवं उनके खाद्य भागों का कौन सा युग्म सही नहीं है। एक बार जब आप ऐसे टाइप के क्वेश्चन देखेंगे तो ये जरूर देख लीजिएगा कि पूछा है कि सही है कि सही नहीं है, क्योंकि ये आता हुआ क्वेश्चन भी कभी कभी आपका गलत हो जाता है अगर आप ध्यान नहीं देते हैं। यहाँ पे दिया है कौन सा सही नहीं है, यानी 3 सही है, एक आपका जो है वो गलत दिया है पॉमीग्रेनेट, क्या ये जूसी टेस्ट होता है। पॉमीग्रेनेट अनार को अगर आपने खाया होगा तो आपने देखा होगा कि अनार जो होता है, पॉमीग्रेनेट जो होता है, ये बिल्कुल जूसी टेस्ट होता है। ऑप्शन ए इसका सही जवाब। एप्पल, ये फ्लैसी थैलेमस पाया जाता है, बिल्कुल ये भी बिल्कुल सही है। लीची, इसमें फ्लैसी एरिल पाया जाता है, ये भी बिल्कुल सही है। कोकोनट मीजोकार्प को, क्या हम कोकोनट का मीजोकार्प खाते हैं? बिल्कुल नहीं, यही हमारा गलत हो जाएगा। ऑप्शन डी हमारा गलत है, और गलत होते हुए भी यही सही हो जाएगा, क्योंकि पूछा है कौन सा सही नहीं है। बात करें कोकोनट का, तो हम कोकोनट का क्या खाते हैं, तो उसका हम एंडोस्पर्म यानी भ्रूणपोष खाते हैं, ना कि उसका हम क्या खाते हैं, क्या दिया है यहाँ पे, मीजोकार्प नहीं खाते हैं, क्या खाते हैं, एंडोस्पर्म यानी भ्रूणपोष को खाते हैं। कोकोनट एक ध्रुव फल है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, पार्शियल स्टेम पैरासाइट इज, आंशिक तना परजीवी है, कस्कुटा, स्ट्राइगा, रेफ्लेशिया या लोरेंथस। इसमें आंशिक तना परजीवी पूछा है, यानी कि पार्शियल स्टेम पैरासाइट, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी लोरेंथस। जीआईसी में आया हुआ क्वेश्चन है। कस्कुटा, जिसे हम अमरवेल कहते हैं, ये स्टेम पैरासाइट, टोटली स्टेम पैरासाइट होता है। रेफ्लिसिया, ये रूट पैरासाइट होता है, और जो लोरेंथस है ये पार्शियल स्टेम पैरासाइट होता है। ऑप्शन डी इसका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर हम देखते हैं, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कथन ए और कारक, कथन और कारक दिया है, इसको आपको बताना है कौन सा सही है। पहला है, अमरबेल परजीवी आवृत बीजी का एक उदाहरण है, और कारक दिया है, यह पोषक पौधों के पेड़ों से पोषण लेता है। इसका सही जवाब हो जाएगा अमरबेल परजीवी आवृत बीजी का एक उदाहरण है, बिल्कुल सही बात है। कस्कुटा यानी अमरबेल जो है ये परजीवी आवृत बीजी का उदाहरण है। और दूसरा दिया, यह पोषक पौधों के पेड़ों से पोषण लेता है, तो ये गलत हो जाएगा, क्योंकि अमरबेल जो है ये केवल रहने के लिए उस पर डिपेंड होता है, वहां से पोषण नहीं लेता है, ठीक है। ए सही है, आर गलत है, ठीक। इसका सही जवाब ऑप्शन सी हो जाएगा, ए ट्रू बट आर इज फॉल्स, ठीक है। अमरबेल जो है ये परजीवी आवृत बीजी का एक उदाहरण है। यह एक तना परजीवी होता है, यानी स्टेम पैरासाइट होता है, जो पानी और पोषक तत्वों को निकालने के लिए अपने आश्रयदाता पौधों को स्वाभाविक रूप से ग्राफ्ट करते हैं। यह पत्ते रहित होते हैं और प्रकाश संश्लेषण करने में असमर्थ होते हैं। इनकी चूसने वाली जो जड़ें होती हैं, जिसे हस्टोरिया कहा जाता है, हस्टोरिया आश्रयदाता पौधे के संवहन नलिकाओं में प्रवेश करते हैं और पोषक तत्व, पानी और भोजन को अवशोषित कर लेते हैं, ठीक। इसका सही जवाब ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, काइलोराइजी पाई जाती है, काइलोराइजी किसमें पाई जाती है? ऑपुंसिया यानी नागफनी, यूफोरबिया, एस्पेरेगम या फिर एलो। काइलोराइजी किसमें पाई जाती है? तो सही जवाब हो जाएगा इसका ऑप्शन सी स्पैरेगम। स्पैरेगस में काइलोराइजी पाई जाती है। एस्पैरगस, इसे सतावर भी कहा जाता है। ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सीड हैविंग लॉन्गेस्ट विजिबिलिटी बिलोंग टू, संबंधित बीज जिसमें लंबी व्यवहारता पाई जाती है, क्या है? चिनोपोडियम, क्वेरकस, ल्यूपिनस या फिर यूकलिप्टस। इसका सही जवाब हो जाएगा ल्यूपिनस। ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा क्या? ल्यूपिनस। ल्यूपिनस क्या है?
तो एक बीज जो नमी, तापमान, प्रकाश आदि को सही परिस्थितियों में अंकुरित हो सके उसे व्यवहार बीज या फिर कह सकते हैं इसी को विजिबिलिटी कहा जाता है। ठीक है, क्या कहा जाता है? विजिबिलिटी कहा जाता है। और इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा लुपिनस। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? आपके सामने 4 ऑप्शन दिए हैं जिनमें से 3 सही है, एक आपका गलत हो जाएगा। कौन सा सही सुमेलित नहीं है? पहला है ऑक्सीजन युक्त प्रकाश सोपोषी जीव, उच्च पौधे एवं सूक्ष्म जीव। जितने भी उच्च पौधे और सूक्ष्म जीव होते हैं, अच्छा यहाँ पे दिया कौन सा सही सुमेलित है, ध्यान दीजिएगा यहाँ पे नहीं दिया है, कौन सा सही सुमेलित दिया हुआ है। तो जितने भी ऑक्सीजन युक्त यानी कि ऑक्सैनिक फोटोट्रॉपिक ऑर्गेनिज्म होते हैं वो हायर प्लांट होते हैं और सूक्ष्म जीव होते हैं। ये तो बिल्कुल सही जवाब है, पहला ही बिल्कुल सही है, तो 3 आपके गलत हो जाएंगे, पहला आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा कि जितने भी हायर प्लांट होते हैं और माइक्रोस्कोपिक जीव होते हैं वो ऑक्सीजन युक्त प्रकाश पोषी जीव होते हैं। ठीक है, ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? आपके सामने ऑप्शन है, स्पेशलाइज्ड फार्मिंग इज नॉट अ टाइप ऑफ फार्मिंग, विशिष्ट खेती खेती का प्रकार नहीं है। दूसरा, विविध खेती खेती की प्रणाली नहीं है। कौन सा सही है आपको बता दें, ये क्वेश्चन जो था इसको स्टार मार्क दिया गया था क्योंकि भारत के सभी हिस्सों में अलग अलग प्रकार की खेती की जाती है और हर हिस्से की अलग अलग जलवायु होती है, वहाँ की उर्वरक क्षमता अलग अलग होती है, उस पर खेती निर्भर करती है। विशिष्ट खेती, मिश्रित खेती, शुष्क खेती, बहुप्रकारीय खेती और रैखिक खेती, ये सभी खेती के प्रकार के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, जो आपको ऑप्शन ए में दिया है कि विशिष्ट खेती खेती का प्रकार नहीं है, तो ये गलत हो जाएगा, ये खेती के अंतर्गत आता है। ठीक है, और दूसरा दिया है विविध खेती खेती की प्रणाली नहीं है, तो विशिष्ट खेती, मिश्रित खेती, शुष्क खेती, बहु खेती, इसी को विविध खेती भी कहा जाता है, ये सभी खेती की प्रणाली के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, विशिष्ट खेती भी एक प्रकार की कृषि खेती होती है और किसान अपनी आय के लिए केवल इसी पर निर्भर रहता है, जैसे चाय हो गया, कहवा हो गया, गन्ना हो गया, रबर हो गया, इन सब की खेती को जिससे आय का स्रोत बनाया जा सके उसे एक विशिष्ट खेती के अंतर्गत रखा जाता है। तो ये स्टार मार्किंग क्वेश्चन था, यानी इसका जवाब जो है सबको मिला था क्योंकि इसमें दोनों ही असत्य था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, अधिग्रहित पात्रों की विरासत की अवधारणा है, इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर इज द कॉन्सेप्ट ऑफ। ऑप्शन डार्विनवाद, नो डार्विनवाद, लैमार्कवाद या मेंडलिज्म। सही जवाब हो जाएगा इसका ऑप्शन सी, लैमार्कवाद। इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर ये किसने दिया था? तो लैमार्क ने दिया था, इसे लैमार्कवाद के नाम से जाना जाता है। इनका पूरा नाम डी मोनेट लैमार्क था। इन्होंने 1744 से लेकर 1829 तक इन्होंने मतलब इस पर खोज किया था। इस सिद्धांत पर आधारित है कि किसी व्यक्ति के जीवन काल में होने वाले सभी भौतिक परिवर्तन उनके वंशजों से विरासत में मिले होते हैं। इसी को कहा जाता है पीढ़ी दर पीढ़ी जब चीजें स्थानांतरण होती हैं, जैसे किसी का रंग काला है तो वो उनके आनुवंशिक लक्षण है, तो इसी को क्या कहा गया? लैमार्कवाद के नाम से जाना गया। लैमार्क ने अधिग्रहित लक्षणों की विरासत, उपयोग और अनुपयोग, जटिलता में वृद्धि आदि जैसे सिद्धांतों पर प्रस्ताव रखा। इसके लिए इन्होंने मतलब किस एनिमल का प्रयोग किया था? तो लैमार्क ने अपने प्रयोग में जिराफ का यूज किया था। किसका किया था? जिराफ का यूज किया था। ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कीचड़ में उगने वाले पादप समुदाय को क्या कहा जाता है? प्लांट कम्युनिटी ग्रोइंग इन मड इज नोन एज न्यूस्टन, इप्समोन, बेथोस या फिर एपीपेलॉन। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, एपीपेलॉन। जो पौधे कीचड़ में उगते हैं उन्हें एपीपेलॉन के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। पादप समुदाय पौधे के समूह जो एक समान वातावरण साझा करते हैं, ठीक है, वो पादप समुदाय कहलाते हैं। पर्यावरणीय आवश्यकताओं के कारण पादप समुदाय अक्सर परिदृश्य पर एक साथ होते हैं। पादप समुदाय ब्यूरो निम्नलिखित बारे में जानकारी प्रदान देती है, जैसे इनके भीतर पाई जाने वाली सामान्य और दुर्लभ प्रजातियां, विशिष्ट प्रजातियों की संरचना, वनस्पति की शारीरिक बनावट की संरचना, भौतिक वातावरण जिससे वे जुड़े होते हैं। तो ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। कीचड़ में उगने वाले पौधे क्या कहलाते हैं? एपीपेलॉन कहलाते हैं। यूपी पीसीएस 2010 में पूछा गया क्वेश्चन है। पीसीएस के क्वेश्चन भी आपको टीजीटी पीजीटी में देखने को मिलते हैं, तो आप इन क्वेश्चन को भी जरूर रिवाइज कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है, स्टोनवार्ट, हार्डवार्ट, क्लब मॉस और बोगमास किससे संबंधित हैं? स्टोनवार्ट, हार्डवार्ट, क्लब मॉस और बोगमास किससे संबंधित हैं? तो स्टोनवार्ट, हार्डवार्ट, क्लब मॉस और बोगमास ये 4 पीढ़ी और 4 परिवार यानी 4 जनरा और 4 फैमिली के हैं, मतलब इनका जनरा भी अलग है और इनकी फैमिली भी अलग है। ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा।
क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, अगर बात करें स्टोन वार्ड की तो ये हैपिको हेकॉप्सिडा से संबंधित है। हॉर्न वार्ड एथोसेरोप्सिडा से संबंधित है। क्लब मॉस्क ये एलिगोप्सिडा से संबंधित है और बोगमास ये ब्रायोप्सिडा से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है ट्रिप्लॉइड ऊतक का उदाहरण है, एग्जाम्पल ऑफ ट्रिप्लॉइड टिश्यू। ट्रिप्लॉइड ऊतक का उदाहरण इसमें से कौन सा है? कैप्सेला के एंडोस्पर्म यानी एंडोस्पर्म ऑफ कैप्सेला, या फिर एंडोस्पर्म ऑफ पिका, फर्न प्रोथेलस, या फिर एंडोस्पर्म ऑफ साइकस। ट्रिप्लॉइड टिश्यू से कौन सा संबंधित है? ट्रिप्लॉइड टिश्यू से कौन सा संबंधित है? सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए एंडोस्पर्म ऑफ कैप्सेला। कैप्सेला के एंडोस्पर्म ये ट्रिप्लॉइड टिश्यू से संबंधित होते हैं। एंडोस्पर्म एंजियोस्पर्म में एक ट्रिप्लॉइड ऊतक होता है क्योंकि दोहरे निषेचन के परिणाम स्वरूप एक द्विगुणित युग्मजन और एक ट्रिप्लॉइड एंडोस्पर्म का निर्माण होता है। एक शुक्राणु अंडे के केंद्रक को निषेचित करता है और युग्मजन बनाता है। जैसे 2n एक अन्य शुक्राणु को ध्रुवीय नाभिक से जोड़कर ट्रिप्लॉइड यानी 3n पोषक ऊतक बनाता है जिसे एंडोस्पर्म कहा जाता है। ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। आज का लास्ट क्वेश्चन, जर्मप्लास्ट सिद्धांत द्वारा प्रस्तावित किया गया, यानी जर्मप्लास्ट जो थ्योरी है वो किसके द्वारा प्रस्तावित किया गया था? डार्विन, वीजमैन, हैकेल, या फिर गोएथ। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी वीजमैन। जर्मप्लास्ट यानी कि जर्मप्लास्ट सिद्धांत जो है, जर्मप्लास्ट थ्योरी जो है, ये वीजमैन के द्वारा प्रतिपादित किया गया था। कब किया गया? 19वीं शताब्दी में किया गया। जर्मप्लास्ट के सिद्धांत को जर्मप्लास्ट की निरंतरता के सिद्धांत के रूप में भी जाना जाता है। जर्मप्लास्ट सिद्धांत की निरंतरता जर्मन वैज्ञानिक ऑगस्ट वीजमैन ने दी थी। ठीक है, इसका पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगा। पीडीएफ पाने के लिए टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लें, और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। साथ ही साथ बीपीएससी टीआरई एग्जाम की तैयारी के लिए हमारे साथ जरूर जुड़ें, क्योंकि हमारे इसी चैनल पे जीएस, जीके, जूलॉजी, बॉटनी सभी की तैयारी फ्री ऑफ कॉस्ट करवाई जा रही है। अगर अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। थैंक यू।